हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपन एक नया चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इससे पहले अपन ने काफी सारे चैप्टर्स कर लिए थे। लास्ट चैप्टर अपन ने डेप्रिसिएशन कंप्लीट किया था। अब अपन चालू कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। और इस चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है, सबसे पहले इस चैप्टर के नाम को अपन समझते हैं। देखिए, लिखा हुआ है बैंक रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब होता है आपको रिकंसाइल करना है। रिकंसाइल मतलब मैच करना है। क्या चीजों को मैच करना है, इस चीज को अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, ए नाम का एक कस्टमर है। उस कस्टमर ने, उसका एक बैंक अकाउंट है HDFC, मतलब ये सारे जो अपने बैंक के ट्रांजैक्शंस हैं वो किस में करता है, HDFC बैंक के साथ में करता है। बहुत सारे ट्रांजैक्शन, कभी पैसा जमा कराता है, कभी ये पैसा विड्रॉ करता है। तो इस पैटर्न से बहुत सारे ट्रांजैक्शन ये HDFC बैंक के साथ में करता है। तो ये सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद में ए के बैंक के अंदर बैलेंस बचता है 75,400 रुपीज। ये क्या बैलेंस है, ये ए ने अपनी जब कैश बुक बनाई होगी तो कैश बुक के अंदर ये बैलेंस आ रहा है 75,400। इसका मतलब क्या है कि ए जो है, इसका पैसा 75,400 इस बैंक के अंदर पड़ा हुआ है, जो ये कभी भी विड्रॉ कर सकता है। इसका मतलब ये इसकी क्या हो गई, एक एसेट हो गई। एसेट का मतलब हो गया उसका डेबिट बैलेंस चल रहा है। मतलब ये बोलेगा कि मेरा बैंक अकाउंट का 75,400 रुपीज का डेबिट बैलेंस चल रहा है। इसी पैटर्न से HDFC बैंक को भी क्या बोलना चाहिए, HDFC बैंक को भी ये बोलना चाहिए कि 75,400 रुपीज का बैलेंस ए नाम के कस्टमर का है जो इसको रुपए देने हैं। मतलब HDFC बैंक को ए नाम के कस्टमर को 75,400 रुपीज देने हैं। इसका मतलब ये इसकी एक लाइबिलिटी हो गई, मतलब एक क्रेडिट बैलेंस हो गया HDFC बैंक के लिए कि मेरा एक कस्टमर है ए जो कभी भी 75,400 रुपीज विड्रॉ कर सकता है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब ए ने क्या बनाया था, ए ने इस बैलेंस को निकालने के लिए कैश बुक मेंटेन करी थी। अब जिस तरह से ए ने इस बैलेंस को निकालने के लिए कैश बुक मेंटेन करी थी, उसी पैटर्न से जो बैंक होते हैं, बैंक भी एक बुक मेंटेन करते हैं जिसको अपन बोलते हैं पासबुक, जिसको मैं यहाँ पे अब शॉर्ट में PB लिखूंगा। जैसे कैश बुक को CB लिखा है, उसी पैटर्न से पासबुक को मैं PB लिखने वाला हूँ। तो कैश बुक मेंटेन कौन करते हैं, जो कस्टमर, जो खुद पर्सन होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं वो। और बैंक वाले क्या मेंटेन करते हैं, पासबुक मेंटेन करते हैं। अब कभी कभी इन दो बैलेंस के अंदर, जो कैश बुक मेंटेन बाय द बिजनेसमैन एंड पासबुक मेंटेन बाय द बैंक, इन दोनों के अंदर कभी कभी अमाउंट के अंदर डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस कोई जरूरी नहीं है कि कोई मिस्टेक की वजह से आए। ये कुछ टाइमिंग डिफरेंस भी हो सकते हैं, कुछ टेम्पररी डिफरेंस हो सकते हैं, जो कुछ 2-4 दिनों के लिए वो डिफरेंस हो जाते हैं और फिर वापस से वो वापस रिकंसाइल ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो वो जो डिफरेंस आ रहे हैं कैश बुक के अंदर और पासबुक के अंदर, उसको अपने को मैच करने के लिए या फिर अपने को उसको देखने के लिए कि किन किन रीजन की वजह से ये डिफरेंस आ रहे हैं, उसके लिए अपन एक स्टेटमेंट बनाते हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये क्या चीज है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट है जिससे अपन अपनी कैश बुक और पासबुक को रिकंसाइल करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब ये जो डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है, वो अपन थोड़ा बहुत समझते हैं। देखिए, क्या डिफरेंस हो सकता है। सपोज ए ने किसी पर्सन को, मैं यहां पे मान लेता हूं B पर्सन को 5,000 रुपीज का एक चेक दिया है। ओके, ये जो चेक दिया है ये उसने दिया है 29 मार्च 2020 के अंदर उसने 5,000 रुपीज का चेक B पर्सन को दिया है। ठीक है, तो जब ए ने इसको चेक दिया था तब उस केस में क्या होएगा, ए अपनी कैश बुक के अंदर क्या एंट्री पास कर लेगा, ये एंट्री पास कर लेगा B अकाउंट डेबिट टू बैंक कर लेगा 5,000 रुपीज। अब देखिए क्या होता है, B किसी कारण से 29 मार्च को ये चेक बैंक के पास में प्रेजेंट नहीं कर पाता है, या फिर अपन मान लेते हैं कि 4-5 दिन के लिए वो कहीं हॉलीडेज पे चला जाता है और वो अपने बैंक के पास में कब जाता है, वो जाता है 4 अप्रैल को 2020, मतलब 5 दिनों के बाद या फिर 6 दिनों के बाद में वो बैंक के पास में जाता है। अब बैंक के पास में जब वो जाएगा, वो चेक बैंक वालों को देगा, तब जाके अपने अकाउंट से, अपने जो HDFC बैंक का जो अकाउंट था उसमें से वो 5,000 रुपीज कटेंगे
और वो बी के अकाउंट में जाएंगे। मतलब अपन ने क्या किया था, अपन ने तो 29 मार्च को ही 5000 रुपीज अपने बैंक से क्रेडिट कर दिए थे, मतलब अपने कम कर दिए थे। बट एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में HDFC बैंक से मतलब अपने अकाउंट से वो 5000 रुपीज कटे ही नहीं। तो इससे क्या हो रहा होगा, देखिए जब मैं 31 मार्च को बैलेंस चेक करूंगा, जब मैं 31 मार्च को कैश बुक का बैलेंस देखूंगा तो वो कितना आ रहा होगा। सपोज अपन इसी एग्जांपल से चलते हैं तो 75,400 पहले था और 29 मार्च को जब मैंने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया मतलब 5000 से कम किया तो अब मेरा बैलेंस आ रहा होगा 70,400। मैंने 5000 रुपीज यहां से कम कर लिए। बट एक्चुअल में बी जो पर्सन था वो बैंक के अंदर प्रेजेंट हुआ ही नहीं, तो उससे ये जो बैंक का 5000 रुपीज का पता ही नहीं पड़ा चेक का। तो एक्चुअल में जो पासबुक है उसके अंदर 31 मार्च को क्या बैलेंस आ रहा होगा, बैंक के अंदर पासबुक के अंदर 75,400 ही आ रहा होगा, जो पहले वाला बैलेंस था वही वाला। आप समझ रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बैंक वाले को ये पता ही नहीं पड़ा 5000 रुपीज का, तो उसने अपने अकाउंट से ये बैलेंस कट किया ही नहीं 31 मार्च को। तो बैंक वाले इस 5000 रुपीज को कब कम करेंगे अपने अकाउंट से, जब बी बैंक के अंदर प्रेजेंट होएगा, मतलब 4 अप्रैल के दिन बैंक वाले भी इस अकाउंट को कम कर देंगे। बट बीच में क्या होता है, 31 मार्च 2020 को आपका ईयर कंप्लीट हो गया। अब ईयर कंप्लीट हो गया तो आप अपने बैंक के अंदर क्या बैलेंस दिखाएंगे, आप अपने बैंक के अंदर ये, क्योंकि आपका कैश बुक का बैलेंस ये आ रहा है, बट आप यदि बैंक के स्टेटमेंट के अंदर देखेंगे तो आपका बैलेंस ये आ रहा है। तो ऑडिटर जो होते हैं, ऑडिटर का मतलब जो अपने अकाउंट्स को चेक करते हैं, वो क्या बोलेंगे कि यार आपने कुछ एंट्रीज कुछ गलत करी हुई है, बैंक के अंदर आपका बैलेंस ये आ रहा है और आपका बैलेंस ये आ रहा है, इसका मतलब आपने कुछ मिस्टेक करी है। तो उस केस में जो बिजनेसमैन होता है वो उस ऑडिटर को, जो चेकिंग करते हैं अपने अकाउंट्स को, उनको ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देते हैं कि इस कारण की वजह से, ये देखिए ये जो मैंने चेक दिया था, इस कारण की वजह से ये मेरा बैलेंस इस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं हो रहा है। तो वो कारण जैसे ही ऑडिटर को समझ में आ जाता है तो वो बोल देता है कि नहीं, आपने कोई मिस्टेक नहीं करी है या फिर आपने कोई भी फ्रॉड नहीं करने की कोशिश करी है और आपका बैलेंस ये सही बैलेंस है। तो आई होप आपको इस चैप्टर का जो रीजन है ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये जो रीजन है ये सिर्फ एक रीजन है, ऐसे बहुत सारे कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका ये जो कैश बुक का बैलेंस है और पासबुक का बैलेंस है वो मैच नहीं होता है। अब देखिए अपन इस चैप्टर को कैसे करने वाले हैं, बहुत ही शानदार ट्रिक से अपन इस चैप्टर को करने वाले हैं। इस चैप्टर में अपने को क्या करना क्या होएगा, जो कैश बुक का बैलेंस है उसको अपने को पासबुक के बैलेंस से वेरीफाई करना पड़ेगा कि हाँ ये कारण हो गए, इन कारण से अपने को कुछ चीजों को प्लस करना है, कुछ चीजों को माइनस करना है और उनसे फिर इस बैलेंस के ऊपर अपने को पहुंचना होगा। या तो आपको कैश बुक का बैलेंस देंगे तो कैश बुक के बैलेंस से आपको पासबुक के बैलेंस पे जाना होगा, और या फिर आपको पासबुक का बैलेंस देंगे और उससे आपको कैश बुक के बैलेंस पे जाना होगा। तो इस चैप्टर को अपन 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर तो इसकी अपन एक ट्रिक देखेंगे, एक मेथड देखेंगे, जिससे अपने को समझ में आएगा कि कौन से आइटम को अपने को प्लस करना है, कौन सा आइटम को माइनस करना है। इसमें अपने को बिल्कुल भी रटना नहीं है। ये एक बहुत ही शानदार ट्रिक है और स्कूल में आपको ये ट्रिक बहुत कम टीचर समझाते हैं, तो अपन इसको अच्छे से समझते हैं। एक क्वेश्चन अपन देखते हैं, उस क्वेश्चन से ही अपन को समझ में आएगा कि किस पैटर्न से अपने को ये चैप्टर को करना है आगे। तो देखिए यहाँ पे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। मतलब आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है 15,000 रुपीज का और आगे कुछ आइटम्स दे रखे हैं जिनकी वजह से आपका जो कैश बुक का बैलेंस है और वो पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं हो रहा है। तो देखिए आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है कि पासबुक का बैलेंस कितना आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे अपने को कैश बुक का बैलेंस तो दे रखा है 15,000 रुपीज का, आगे लिखा हुआ है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। इसका मतलब है कि मैंने अपने बैंक अकाउंट में चेक डिपॉजिट करवाया है, बट क्योंकि बैंक वालों को 2-3 दिन लगते हैं उस चेक को क्लियर होने के लिए, मतलब अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होने में उसको टाइम लगता है। हमेशा जब चेक अपन जमा कराते हैं तो अपन उसी दिन एंट्री कर लेते हैं, अपने बैंक अकाउंट को अपन बढ़ा देते हैं। जैसे कि अपने को सपोज राहुल ने अपने को एक चेक दिया है तो अपन क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट
टू राहुल कर देंगे। तो अपन ने अपनी कैश बुक के अंदर तो एंट्री कर ली उसी दिन, बट जब मैं चेक उसको बैंक के अंदर जमा कराता हूं तो उस चेक को 2-3 दिन लगते हैं क्लियर होने में, मतलब उसी दिन अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज नहीं होता है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि 1000 रुपीज का कोई चेक है वो अपन ने जमा कराया है बट वो क्लियर नहीं हुआ है। आगे लिखा हुआ चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, जैसा अपन ने एग्जांपल में देखा था कि मैंने किसी को चेक दिया है बट सामने वाला जना जो है वो अभी बैंक के अंदर प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो 1500 रुपीज का चेक वो वाला है, और कोई बैंक का इंटरेस्ट अपने को मिला है 200 रुपीज का जिसका अपने को अभी तक पता नहीं पड़ा है। तो देखिए अपन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। पहला काम आपको रफ कॉपी में करना रहेगा हमेशा। रफ कॉपी में अपन इसका प्रॉपर आंसर निकाल लेंगे, किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है। उसके बाद में फेयर कॉपी के अंदर आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होगा। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे ही इसमें जो रफ काम जो आपको करना है मैं यहाँ पे ही बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, एक साइड में लिखना है सीबी यानी कि कैश बुक, और दूसरी साइड में आपको लिखना है पासबुक। अब देखिए पहली स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि जिसका आपको बैलेंस दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस जो दे रखा है, जिसका बैलेंस दे रखा है उसके ऊपर आपको एक टिक लगा देना है। इस टिक का क्या मतलब है कि जो भी आपको करेक्शन करने हैं वो सारे के सारे करेक्शन आपके कैश बुक के अंदर ही करने हैं, मतलब पासबुक के अंदर आपको कोई भी करेक्शन नहीं करना है। जिसका बैलेंस दे रखा है उसी के अंदर सारे करेक्शन करने हैं। आपको धीरे धीरे ये ट्रिक समझ में आ जाएगी। 2-3 क्वेश्चन अपन करेंगे तो आपको बहुत अच्छी हैबिट पड़ जाएगी इसकी। अब देखिए ये जो 15,000 है इसको तो आप अलग से लिख देंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15,000 रुपीज। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है, पहले चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तो सेकंड स्टेप देखिए आपकी क्या है, सबसे पहले किसी भी लाइन को पढ़ने में आपको ये देखना है कि इसका पहले पता किसको पड़ेगा। मतलब चेक जब मैं जमा कराऊंगा तो मुझे पहले पता पड़ेगा या फिर मेरे बैंक को पहले पता पड़ेगा। जब मैं मेरे हाथों से चेक जमा करा रहा हूं तो पहले पता तो मुझे ही पड़ने वाला है। तो क्या पता पड़ा अपने को कि मैंने मेरे 1000 रुपीज बैंक के अंदर जमा कराए हैं। चेक जो है 1000 रुपए का वो चेक मैंने बैंक के अंदर जमा कराया, तो पहले मुझे पता पड़ा। तो मैंने कैश बुक के अंदर क्या कर लिया, क्योंकि मैंने जमा कराए हैं तो मेरा बैंक बैलेंस क्या कर लिया, मैंने 1000 रुपीज से बढ़ा दिया। तो ये तो क्या है, ये हो रखा है, ये मैंने कर रखा है। आगे क्या लिखा हुआ है, बट नॉट क्लियर्ड। क्या वो कैश पासबुक के अंदर आ गए, क्या जमा हो गए, क्या नहीं हुए। क्यों नहीं हुए जमा, क्योंकि 2-3 दिन लग जाते हैं बैंक चेक को क्लियर होने के लिए। तो 1000 रुपीज यहाँ पे जमा नहीं हुए तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। अब इन दोनों को आपको मैच करना है। अब मैच कैसे करना है, या तो मैं एक तरीका है कि यहाँ पे 1000 लिख दूंगा, प्लस 1000 कर लूंगा तो इधर भी प्लस 1000, यहाँ पे भी प्लस 1000। बट यहाँ पे आपका टिक किधर हो रखा है, कैश बुक के ऊपर ही टिक हो रखा है। इसका मतलब जो भी करेक्शन करने हैं वो आपको किधर करने हैं, इधर साइड में ही करेक्शन करने हैं। तो आपको इनको मैच करना है। अब यहाँ पे जीरो का बैलेंस है, यहाँ पे प्लस 1000, तो इधर भी जीरो लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस 1000 करना पड़ेगा। तो ये आपने मैच करने के लिए यहाँ पे एक करेक्शन किया है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको एक सर्कल में कर दूंगा जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, तो ये आपने 1000 रुपीज इधर माइनस कर दी, ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। आगे अपन देखेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो आपकी जो सेकंड स्टेप थी वो क्या थी, दिमाग में आपको सबसे पहले लाना है कि चेक जब मैंने अपने हाथों से किसी पर्सन को दिया तो पहले मुझे उसका पता पड़ेगा या फिर मेरे बैंक को पहले पता पड़ेगा। तो हमेशा पहले मुझे पता पड़ेगा, क्योंकि मेरे जो चेक है वो मैंने अपने हाथों से दिया है। तो चेक मैंने दिया तो मेरे बैंक अकाउंट से रुपए कट जाने चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया होगा, मैंने 1500 रुपीज मेरे कैश बुक में से माइनस कर दिए होंगे, मैंने एंट्री कर दी होगी। जो भी पर्सन है, कस्टमर अकाउंट डेबिट या फिर कोई भी सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक मैंने कर दिया होगा, तो मैंने अपने बैंक अकाउंट को कम कर दिया होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, बट नॉट प्रेजेंटेड। नॉट प्रेजेंटेड का मतलब है कि सामने वाला जो पर्सन है वो अभी तक बैंक के अंदर प्रेजेंट ही नहीं हुआ। तो बैंक के अंदर जब तक प्रेजेंट नहीं होएगा
तो मेरे बैंक को कैसे पता पड़ेगा कि मैंने किसी को चेक दिया हुआ है? तो वो मेरे बैंक से पैसे कट करेगा ही नहीं जब तक कि प्रेजेंट सामने वाला नहीं होएगा। तो इसका मतलब मेरे पासबुक वालों ने 1500 रुपीज यहाँ से माइनस नहीं किए हैं। अब यहाँ से 1500 रुपीज माइनस नहीं किए हैं और मुझे करेक्शन यहाँ से करना है, मुझे अब इन दोनों को मैच करना है। तो यहाँ या तो मैं इधर माइनस 1500 लिख सकता था, बट क्योंकि करेक्ट का साइन किधर है, सीबी के ऊपर है, तो आपको यहाँ पे जीरो है तो इधर जीरो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 1500 रुपीज यहाँ पे करके इसके ऊपर सर्कल कर देंगे। तो ये आपका आंसर होने वाला है। मतलब फाइनली आपको -1000 करना पड़ेगा और प्लस 1500 रुपीज करना है। मतलब जो भी सर्कल के अंदर आने वाले हैं वो आपके फाइनल आंसर होने वाले हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट का मतलब है कि बैंक वालों ने आपको इंटरेस्ट दिया है, आपके जो भी बैलेंस है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दिया है। कितने रुपए का, 200 रुपीज का आपको इंटरेस्ट दिया है। अब देखो बैंक वालों ने इंटरेस्ट अपने को दिया है, तो बैंक को पहले पता पड़ेगा या फिर अपने को पहले पता पड़ जाएगा? क्योंकि बैंक पहले अपने को इंटरेस्ट दे रही है तो बैंक वालों को पहले पता पड़ेगा, मतलब पासबुक वालों को पहले पता पड़ेगा। और पासबुक वालों ने अपने अपने बैंक अकाउंट को क्या किया है, क्योंकि इंटरेस्ट उन्होंने अपने को दिया है, इसका मतलब उन्होंने अपने बैंक बैलेंस को 200 रुपीज से बढ़ा दिया है। तो प्लस 200 इधर हो रखा है, तो जो हो रखा है वो आपको पहले लिख देना है। अब देखिए आपको मैच करवाना है, क्योंकि इसका पता अपने को नहीं पड़ा तो अपन ने ये प्लस 200 रुपीज नहीं किया था, इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा था। तो अब देखिए क्योंकि प्लस 200 इधर हो रखा है, अब मुझे करेक्शन करना है, दोनों को बराबर करना है। तो बराबर मैं कैसे करूंगा, या तो मैं -200 करके बराबर कर सकता था, बट क्योंकि करेक्ट का साइन इधर है इसलिए मुझे दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा +200 और +200 करके इसके ऊपर सर्कल लगा दूंगा। अब देखिए यहाँ पे भी +200 हो गया, यहाँ पे भी +200 हो गया, मतलब बराबर हो गया। क्योंकि इधर करेक्ट का साइन था इसलिए मैंने इधर यहाँ पे बैलेंस लिख के इसको बराबर किया है। तो आपका जो फाइनल आंसर है, अब वो देखिए यहाँ पे 3 ही यहाँ पे स्टेटमेंट थे, 3 ही यहाँ पे डिफरेंस हो रखे थे। अब क्या करना है आपको, ये आपका कैश बुक का बैलेंस था, इस कैश बुक के बैलेंस में से आपको जो भी सर्कल वाले हैं अमाउंट उनको आपको लिख देना है। मतलब -1000 प्लस 1500 और प्लस 200 रुपीज। और ये जो बैलेंस आएगा, देखिए ये कैश बुक का बैलेंस आया था, तो यहां से आपके पास में जो बैलेंस निकलेगा वो पासबुक का बैलेंस निकल जाएगा। तो देखिए पासबुक का बैलेंस कितना आ जाएगा, 15,700 रुपीज का पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये ध्यान रखेंगे अपन इस चीज के अंदर कि अपन यहाँ पे कोई भी करेक्शन किसी के अंदर नहीं कर रहे हैं। अपन यहाँ पे ना कैश बुक को छेड़ने वाले हैं ना पासबुक को अपन छेड़ने वाले हैं। अपन ये जो चीज है ये सिर्फ एक स्टेटमेंट बना के ऑडिटर को देने वाले हैं, जो चेक कर रहा है अपने अकाउंट्स को उनको देने वाले हैं और उनको ये बोलने वाले हैं कि इन इन कारण की वजह से कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। अदरवाइज आपको यहाँ पे किसी भी बुक के अंदर, कैश बुक के अंदर भी कोई करेक्शन नहीं करना है, पासबुक के अंदर भी कोई भी करेक्शन नहीं करना है। सिर्फ आपने को ये एक चीज स्टेटमेंट बनाना है। अब देखिए ये तो काम जो था ये आपका रफ कॉपी के अंदर काम हो गया। अब इसका जो फेयर है वो फेयर अपन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं इसका एक फेयर बना देता हूँ जो आपको एग्जाम में या फिर आपको आपकी फेयर कॉपी में करना रहेगा। यहाँ पे अपन देखिए, मैं इसको थोड़ा इधर ले सकता हूँ, ऊपर लिखेंगे अपन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, डिटेल एंड अमाउंट। सबसे पहले जो आपको बैलेंस दे रखा है वो आप बैलेंस लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये आपको दे रखा था 15,000 रुपीज का। अब जो भी ऐड वाले आइटम है उनको अपन पहले लिख देंगे। तो ऐड वाले देखिए यहाँ पे 2 आइटम थे, एक तो 1500 रुपीज का और यहाँ पे 200 रुपीज का। तो जो भी यहाँ पे लिखा हुआ था वैसा का वैसा अपन यहाँ पे लिख देंगे। थोड़ा बहुत अपन लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ था चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये प्लस वाला है तो इसको अपन पहले लिख देते हैं। यहाँ पे लिखूंगा मैं चेक issued but not presented।
तो यहाँ पे 1500 रुपीज़ का ये बैलेंस है। फिर दूसरा आपको ऐड क्या करना था, बैंक इंटरेस्ट वाला जो चीज़ है उसको आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैंक इंटरेस्ट और यहाँ पे लिख देंगे 200 रुपीज़। इसका जो टोटल है, ये दो प्लस वाले आइटम थे, इनका जो टोटल है 1500 प्लस 200 1700 अपन यहाँ पे लिख देंगे। इसका जो बैलेंस है यहाँ पे लिख दूंगा मैं 16,700। इसमें से आपको जो लेस करने वाला आइटम है वो आपको लेस कर देने हैं। तो लेस अपन यहाँ पे करेंगे क्या आइटम, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। तो 1000 रुपीज़ का एक जो चेक था वो क्लियर नहीं हुआ था, तो इसका यहाँ पे ओनली लेस के अंदर ओनली एक ही आइटम है, तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ को मैं माइनस करूँगा और ये माइनस करने के बाद जो मेरा फाइनल आंसर आएगा उसके लिए मैं यहाँ पे दोनों ये कंप्लीट ऐसी लाइन खींच के यहाँ पे अपन लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ जाएगा 15,700। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जहाँ पे मैंने डेबिट लिखा है यहाँ पे क्रेडिट लिखा है, तो अपन एक चीज़ को और समझ लेते हैं पहले, उसके बाद में अपन कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखिए जैसे एक होती है कैश बुक, एक होती है पासबुक। आपको पता है कि कैश बुक के अंदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस अपना फेवरेबल बैलेंस होता है। जैसे कि मेरा बैंक के अंदर बैंक का डेबिट बैलेंस आ रहा है, बैंक का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होएगा कि मेरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे जमा हो रखे हैं, वो मेरी एसेट हो जाती है। ठीक है, आप बैंक को अपने एसेट साइड में लिखते हैं, तो वो जो बैंक का डेबिट बैलेंस है वो उसका फेवरेबल बैलेंस होता है। और बैंक का क्रेडिट बैलेंस आने का मतलब होता है कि वो बैंक से ओवरड्राफ्ट बैलेंस हो गया, मतलब मैंने बैंक से मैं रुपए जमा कराए 40,000 और विड्रॉ कर लिए मैंने 60,000। इसका मतलब हो गया कि 20,000 रुपीज मैंने ओवरड्राफ्ट हो गए मेरे, वो मेरी एक लाइबिलिटी हो जाती है। तो क्रेडिट बैलेंस जो होएगा वो अनफेवरेबल बैलेंस होएगा। और इसी पैटर्न से पासबुक के अंदर पासबुक का क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो फेवरेबल बैलेंस होता है। फेवरेबल कैसे हो रहा है, देखिए जैसे मैं मेरे बैंक के अंदर पैसे जमा कराता हूं तो मैं अपने बैंक अकाउंट को डेबिट करता हूं, और वैसे ही बैंक वाले क्या करते हैं, वो अपने अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट क्यों करेंगे वो, क्योंकि उनकी एक लाइबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे मैंने 60,000 रुपये 60,000 रुपीज़ बैंक के अंदर जमा कराए, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरे लिए ये एक एसेट है, मैं कभी भी 60,000 रुपीज़ वापस बैंक से विड्रॉ कर सकता हूँ। तो मेरे लिए वो फेवरेबल बात होती है, मेरी वो एसेट होती है, इसलिए अपन उसका डेबिट बैलेंस बोलते हैं। और वो चीज़ मेरे लिए अच्छी बात होती है, इसलिए वो फेवरेबल बैलेंस होता है। इसी पैटर्न से बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले उस 60,000 रुपीज़ को क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट क्यों करते हैं, क्योंकि वो बैंक के लिए एक लाइबिलिटी है कि वो जो कस्टमर है वो 60,000 रुपीज़ कभी भी विड्रॉ करने के लिए आ सकता है, मतलब वो बैंक के लिए एक लाइबिलिटी हो जाती है। तो ध्यान रखना है आपको। तो बैंक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो अपने लिए फेवरेबल होता है, और डेबिट बैलेंस होता है वो अपने लिए अनफेवरेबल होता है। ध्यान रखना है आपको, इसका जस्ट ऑपोजिट चलता है। तो देखिए इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। ऐसा लिखा हुआ है कि 2,000 रुपीज क्रेडिटेड इन पासबुक। इसका मतलब क्या है कि अपना बैंक बैलेंस 2,000 रुपए से इंक्रीज हुआ है, क्योंकि क्रेडिटेड हुआ था पासबुक के अंदर, मतलब वो फेवरेबल था अपने लिए। और फेवरेबल कब होएगा, जब अपना बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी पैटर्न से मैं लिखूं कि 5,000 रुपीज डेबिटेड इन कैश बुक। तो डेबिटेड इन कैश बुक का मतलब हो गया कि वो भी फेवरेबल बात है, मतलब अपना बैंक बैलेंस 5,000 रुपए से बढ़ा है, क्योंकि कैश बुक के अंदर डेबिट बैलेंस होना मतलब डेबिट होना मतलब वो इंक्रीज होना होएगा। ठीक है, अच्छी बात होएगी। अच्छा, ऐसा लिखा हुआ है कि 800 रुपीज डेबिटेड इन पासबुक। तो पासबुक के अंदर 800 रुपीज डेबिट हुआ है, मतलब अपने बैंक बैलेंस से 800 रुपीज कम कर लिए हैं। ये अपने लिए अनफेवरेबल बात होगी। डेबिट होना मतलब अपने बैंक बैलेंस से कम करना पासबुक के अंदर, और क्रेडिट होना कैश बुक के अंदर भी अपने लिए अनफेवरेबल बात होगी। क्रेडिट हो गए अपनी कैश बुक के अंदर, मतलब वो अपना बैंक बैलेंस को कम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और अपन कर रहे हैं, फिर अपन इसको नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।
तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपन 4th करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर राम बेहरी हैज़ हिज अकाउंट एट पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक हिज बैंक बैलेंस ऑन 31st March 2018 वॉज 72,950। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, अपन एक रफ में काम करेंगे, कैश बुक यहाँ पे बना लेते हैं, पासबुक यहाँ पे बना लेते हैं। और क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू हिज कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस अपने को गिवन है, तो अपन कैश बुक के ऊपर सबसे पहले टिक लगा लेते हैं। कितना बैलेंस दे रखा है उसे अपन अलग से लिख लेंगे, 72,950 का यहाँ पे बैलेंस दे रखा है, इससे अपन अलग लिख देते हैं। और क्योंकि बैंक बैलेंस अपने को कैश बुक का दे रखा था, ध्यान ये अपने को रखना है, देखिए कि जब मैं कैश बुक की बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि अपन कैश बैलेंस की बात कर रहे हैं। कैश बुक के अंदर दोनों अपन कॉलम रखते हैं, एक तो कैश का कॉलम होता है, एक बैंक का कॉलम होता है। तो अपन यहाँ पे बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक के बैंक कॉलम के अंदर 72,950 का बैलेंस आ रहा है। मतलब यहाँ पे अपने को कैश से कुछ मतलब नहीं है, अपने को बैंक बैलेंस से ही मतलब है। बट बैंक बैलेंस जो कैश बुक वाला है, कैश बुक के अंदर जो बैंक का कॉलम होता है उसका बैलेंस अपने को दे रखा है। आगे लिखा हुआ है he sent check for 90,075 to his bank for collection but check amounted to 43,769 were not collected by that date। इसका मतलब क्या है कि चेक जमा कराने के लिए, मतलब डिपॉजिट करवाए थे अपन ने 90,075 रुपीज, बट उसमें से 43,769 के चेक जमा नहीं हो पाए। तो जो जमा नहीं हो पाए उसी की वजह से डिफरेंस आ रहा होगा। तो देखिए कितने का, इतने रुपीस का डिफरेंस आ रहा होगा। तो जब चेक जमा कराए थे तो पहले किसको पता पड़ा होगा, जब क्योंकि चेक मैंने जमा कराया मेरे हाथों से, तो पहले अपने को पता पड़ेगा, अपन मतलब कैश बुक वालों को पहले पता पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, जब चेक जमा कराए थे तो अपने बैंक बैलेंस को उन्होंने बढ़ा दिया था, क्योंकि चेक जमा कराएंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा अपना। तो 43,769 रुपीज का बैंक बैलेंस बढ़ा। बट ये जो चेक हैं ये पासबुक के अंदर जमा हो ही नहीं पाए, क्योंकि अभी तक वर नॉट कलेक्टेड बाय दैट डेट, मतलब अभी तक वो जमा नहीं हो पाए। तो जमा नहीं हो पाए, अब अपने को करेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि बैलेंस अपने को किसका दे रखा है, कैश बुक का बैलेंस दे रखा है। तो करेक्ट करने के लिए -43,769 करेंगे और इसके ऊपर अपन एक सर्कल कर देंगे। ये आपका फाइनल आंसर है, तो इससे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -43,769 रुपीज। देन नेक्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, आगे लिखा हुआ है देखिए, आउट ऑफ द चेक इशूड बाय हिम इन पेमेंट ऑफ हिज डेट चेक फॉर ₹29,344 वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे अपने को लिखा हुआ है कि मैंने चेक इशू किए, तो चेक जब इशू किए, किसी दूसरे को दिए अपन ने, तो चेक जब इशू करेंगे तो पहले किसको पता पड़ेगा, पहले अपने को पता पड़ेगा। तो 29,000 रुपीज के चेक मैंने जब किसी को दिए तो मेरा बैंक बैलेंस क्या होएगा, कम होने वाला है। तो मैं यहाँ पे करूँगा 29,344 रुपीज माइनस कर लेता हूँ। बट क्योंकि वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो इसका मतलब मेरे पासबुक से वो बैलेंस कम हुआ ही नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। अब करेक्ट करना है तो क्योंकि यहाँ पे टिक का साइन यहाँ पे है, तो प्लस 29,344 कर लूंगा और इसके ऊपर सर्कल लगा दूंगा। देखिए ये बैलेंस कैसे हो रहा है, माइनस और प्लस, इधर भी जीरो हो गया, इधर भी जीरो हो गया, तो इस पैटर्न से ये दोनों बैलेंस हो गए। तो ये जो है ये आपका आंसर हो गया। तो 29,344 को आप इधर लिख देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा था, और यहाँ पे आप ये दोनों अमाउंट को, एक को माइनस करके इसको प्लस कर लेंगे, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद में देखिए बैलेंस कितना आ जाएगा, 58,525 रुपीज का बैलेंस, ये आपका पासबुक का बैलेंस आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन अपन और करते हैं, उस क्वेश्चन के अंदर पासबुक का बैलेंस दे रखा होगा, तो उसके अंदर अपने को कैश बुक का बैलेंस निकालना होगा। तो वो वाला क्वेश्चन भी अपन एक बार कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे रखा है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31st July 2017।
अपन 31 जुलाई को यहाँ पे BRS बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, रफ कॉपी के अंदर CB और PB अपन ऐसे लिख देंगे। ध्यान रखना पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर भी अपन ने पूरा उसको सॉल्व नहीं किया था, मतलब अपन ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाया था, बट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको बस इस पैटर्न से बना लेना है। बस अपने को यहाँ पे जो मेन जो अपना काम रहता है वो रहता है कि किस आइटम को अपने को प्लस करना है, किस आइटम को माइनस करना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर अपन ने ये पता लगा लिया था कि किस आइटम को प्लस करना है, ये नीचे वाला आइटम को प्लस करना था, ऊपर वाले को माइनस करना था। तो इस पैटर्न से उसका आपका इस पैटर्न से आप कैश ये BRS बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी अपन यही करने वाले हैं, आपको बस प्लस माइनस का पता लगा लेना है, उसके बाद में ये जो चीज़ है ये BRS बनाना, ये आप इजीली घर पे कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे अपने को लिखा हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक, यहाँ पे बैलेंस पासबुक का गिवन है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पासबुक के ऊपर टिक कर लेता हूँ। और क्योंकि पासबुक के ऊपर टिक करा हुआ है तो सारे जो करेक्शन होने वाले हैं वो पासबुक के ऊपर आने वाले हैं, मतलब जो भी सर्कल बनने वाले हैं वो पासबुक के इधर बनने वाले हैं। तो चलिए अपन देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए लिखा हुआ है 3 चेक्स फॉर ₹6,3937 and 1,525 rupees issued in last week of July 2017 were presented for payment टू द बैंक इन अगस्त 2017। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा अलग दे रखी है अपने को। देखिए लिखा हुआ है कि 3 अपन ने चेक इशू किए थे, किसी पर्सन को अपन ने इशू किए होंगे, तो इशू जब किए तो पहले पता किसको पड़ेगा, अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि पहले जब चेक मैं खुद अपने हाथों से इशू कर रहा हूं तो पहले पता मुझे पड़ेगा। तो मुझे पता पड़ना मतलब कैश बुक वालों को पहले पता पड़ेगा। तो कैश बुक वालों ने जब चेक दिए थे तब उन्होंने अपने बैंक बैलेंस को क्या कर लिया होगा, कम कर लिया होगा, क्योंकि चेक उन्होंने दिए हैं। तो 6,000 रुपीज़ का चेक दिया, 3,937 का चेक दिया और 1,525 का चेक दिया, तो ये चेक के जो बैलेंस है ये इन्होंने कम कर लिए हैं। अब ये जो चेक हैं ये प्रेजेंट कब हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं अगस्त 2017 के अंदर, मतलब अपन बैलेंस बना रहे हैं, BRS बना रहे हैं 31 जुलाई को, तो 31 जुलाई के दिन तो ये तीनों के तीनों यहाँ पे माइनस हुए ही नहीं, मतलब पासबुक के अंदर ये प्रेजेंट हुए ही नहीं, तो ये माइनस होंगे ही नहीं। यहाँ से क्यों नहीं हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट तो हुए हैं बट प्रेजेंट अगस्त में हुए हैं, तो अगस्त में जब प्रेजेंट हुए हैं तो जुलाई के अंदर की जो पासबुक होएगी, जुलाई के पासबुक के अंदर तो इन तीनों का कोई भी माइनस हुआ ही नहीं होगा, तो माइनस नहीं हुआ है। अब इसको अपने को मैच करवाना है, कैसे मैच करवाएंगे, क्योंकि टिक यहाँ पे कर रखा है, तो इसको मैच करवाने के लिए अपन यहाँ पे 6,000 रुपीज़ ये माइनस कर देंगे, इस पे सर्कल लगा देते हैं, 3,937 को भी अपन और 1,525, ये तीनों एक ही पैटर्न के थे। तो आप चाहते तो तीनों को एक साथ टोटल करके भी यहाँ पे माइनस कर सकते थे, बट मैंने इसको अलग अलग करके ही यहाँ पे माइनस कर दिया है। तो ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। तो पासबुक का जो स्टार्ट का बैलेंस दे रखा था उसको तो अपन सबसे पहले लिख देते हैं 50,000 और माइनस उसमें से 6,000 करेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस क्यों किया है, क्योंकि इधर माइनस है तो आपको मैच करवाने के लिए इधर भी माइनस करना पड़ेगा, और इधर क्यों किया आपने, यहाँ पे प्लस करके 0 क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे पासबुक का बैलेंस गिवन था। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। बुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप उनकी और प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे देखिए लिखा हुआ है 2 checks of 500 and 650 sent to the bank for collection were not entered in the passbook by 31st July 2017। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 चेक थे जो अपन ने जमा करवाए थे अपने बैंक के अंदर, तो पहले किसको पता पड़ेगा, जब मैं जमा करवा रहा हूँ तो मेरे को पहले पता पड़ेगा, मतलब कैश बुक वालों को पहले पता पड़ गया। तो 500 रुपये का चेक जमा करवाया है तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो 650 इसको भी अपन दोनों बैलेंस बढ़ रहे हैं इससे। अब क्योंकि यहाँ पे तो वो जमा हुए ही नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर नॉट एंटर्ड इन द, यहाँ पे लिखा हुआ है वर नॉट एंटर्ड इन द पासबुक बाय 31, मतलब अभी तक जमा नहीं हुए। तो जमा नहीं हुए तो क्या कर सकता हूँ, इसको मैच करवाने के लिए या तो इधर माइनस कर सकता हूँ, बट यहाँ पे माइनस क्यों नहीं करूंगा मैं, क्योंकि टिक यहाँ पे किस पे दे रखा है, पासबुक के ऊपर टिक दे रखा है। तो अब इसको मैच कर, अब यहाँ पे क्या करूंगा, इधर प्लस 500 है तो इधर भी प्लस 500 करूंगा तो ये मैच हो जाएगा, इधर भी प्लस 650 करूंगा तो ये वाला भी मैच हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर प्लस 500 और प्लस 650। बस अपने को यही चीज निकालनी होती है कि किस आइटम को अपने को प्लस करना है, किस आइटम को अपने को माइनस करना है। देखिए आगे लिखा हुआ है द बैंक चार्ज्ड 460 rupees for its commission and allowed interest of 100
which were not mentioned in the bank column of the cash book। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 460 रुपीज का कमीशन बैंक वालों ने चार्ज किया है। तो कमीशन कभी कभी क्या होता है कि बैंक वाले कुछ चार्जेस काट लेते हैं अपने अकाउंट से जो अपने को पता नहीं पड़ता है। तो 460 रुपीज का कोई चार्जेस काटे हैं। अच्छा, किन्होंने काटे हैं? बैंक वालों ने काटे हैं। तो पहले किसको पता पड़ेगा? पहले पता पड़ेगा बैंक वालों को। तो पहले बैंक वालों ने अपने अकाउंट से रुपए काटे हैं, तो यहाँ पे -460 हो रखा है। अब इसको मैच करवाना है तो देखिए यहाँ पे भी मैं -460 कर सकता था, बट यहाँ नहीं करूंगा। क्या करूंगा? यहाँ पे मैं +460 करूंगा। तो इससे देखिए इधर भी 0 और इधर भी 0। अब इधर मैंने 460 क्यों प्लस किया? क्योंकि यहाँ पे टिक पासबुक के ऊपर दे रखा है। तो यहाँ पे मैं +460 कर लेता हूँ। आगे लिखा हुआ है एंड अलाउड इंटरेस्ट ऑफ 100 रुपीज। तो बैंक वालों ने अपने को इंटरेस्ट दिया है, तो बैंक वालों को पहले इसका पता पड़ेगा। तो +100 यहाँ पे हो रखा है। अब इसको मैच करवाना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे -100 करूंगा और ये मेरा -100 कर लूंगा। अब आप इसको आप टोटल लगा लीजिए। इन 3 आइटम को माइनस करके इनको प्लस करना है, इनको प्लस करके इसको माइनस करना है। तो आप इसका जब चेक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40,048 रुपीज़, ये आपका बैलेंस आ जाएगा। अब ये देखिए ये बैलेंस पासबुक का था, तो यहाँ से आपने कैश बुक के बैलेंस पे पहुँच जाएंगे आप। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब ये जो क्वेश्चन है, ये आपने जो काम किया है ये आपका रफ का काम है। आपको जो फेयर काम करना है पहले आप ये कर लेंगे। अब इससे आपको पता पड़ गया है कि आपको इन 3 आइटम को प्लस करना है और इन 4 आइटम को, ये 3 और ये इसको आपको माइनस करना है। तो आप जो भी ऐड वाले आइटम है, जो ऊपर वाले जो उसको अपन इस पैटर्न से ऊपर साइड में लिख देंगे और उसके बाद में लेस वाले जो आइटम है उनको आप नीचे लिख देंगे। फिर इस पैटर्न से इसका एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो अभी जो क्वेश्चंस किए हैं वो अपन ने अभी फेवरेबल बैलेंस के किए हैं। कैश बुक का डेबिट बैलेंस का क्वेश्चन कर लिया और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस का अपन ने क्वेश्चन कर लिया। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अनफेवरेबल बैलेंसेस की बात करेंगे। अनफेवरेबल बैलेंसेस के अंदर अपन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे और शेयर कीजिए और इस वीडियो को आप जरूर लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू।